आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में जीत गए हैं, उन पर अनेक वीडियो आए हैं, अनेक किस्म की खबरें आई हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जिनका के कायदे से अध्ययन किया जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि ट्रंप पर थोड़ा सा डिटेल्स में जाएं। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ट्रंप का जो चुनाव है, ट्रंप की जो जीत है, वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण जीत है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वो अमेरिका किस गहरे संकट में फंसा हुआ है इसको दर्शाती है। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, उनकी ये दूसरी विजय। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप सबसे अधिक कलंकित व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, जिसके खिलाफ अपराध सिद्ध हो चुके हैं, केस चल रहे हैं। 25 से अधिक औरतों ने जिसके खिलाफ में शारीरिक शोषण की शिकायतें की हैं, गवाहियां दी। अमेरिका किस राजनीतिक पतन की ओर जा चुका है और अमेरिका का जो मतदाता है वो किस तरह से अ, नैतिक पतन को इग्नोर करता है, ये भी इससे पता चलता है। पहली जो मुश्किल है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीत जाने का मूल्यांकन निश्चित तौर पर किया जाएगा, हम करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी प्रश्न यह है कि अमेरिका में जो इतना विशाल चुनाव हुआ, इतने बड़े पैमाने पर मीडिया कैंपेन हुआ और इस मीडिया कैंपेन में जिसमें कि जनता की चुनाव में राजनीतिक शिक्षा होती है, राजनीतिक दलों के जिसे कहें कि नीतिगत बयान, उनके भाषण, वे जनता को शिक्षित करने में मदद करते हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका के इस पूरे के पूरे चुनावी परिदृश्य में कौन से ऐसे प्रश्न थे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि मीडिया के डिस्कशन में, नेताओं के डिस्कशन में आए ही नहीं। और इस मामले में अमेरिकी मीडिया ने और अमेरिकी नेताओं ने, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही इसमें शामिल हैं। इसमें जो सबसे जो खतरनाक चीज हुई वो ये कि पूरा का पूरा चुनाव फेक मुद्दों पर लड़ा गया और रियल मुद्दों की उपेक्षा की गई। दोनों ही पक्षों ने और मीडिया ने फेक मुद्दों को केंद्र में रखा। और जब मीडिया और उम्मीदवार दोनों एक हो तो फिर मुद्दा कौन उठाएगा? मसलन सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन में अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में फंसा हुआ और पूरी की पूरी यूक्रेन को जो मदद है नाटो के जरिए, वो अमेरिका के जरिए, अमेरिका के द्वारा दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इसराइल के जरिए बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी नरसंहार चल रहा है, जिसमें तकरीबन डायरेक्ट बमबारी से 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और विभिन्न कारणों से, विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न इसके प्रभाव से तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं और भी अधिक संख्या हो सकती है इसकी। और पूरे गाजा की आबादी को, जो तकरीबन 23-24 लाख की आबादी है, उसे एकदम बेदखल कर दिया गया है। पूरे गाजा के घर गिरा दिए गए और ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। फिलिस्तीन के खिलाफ में अगर इसराइल को अमेरिका की मदद न हो तो इसराइल युद्ध नहीं लड़ सकता।
लेकिन ना तो ये डेमोक्रेट्स के लिए मुद्दा था ना ये रिपब्लिकन के लिए मुद्दा है। तो जो मुद्दा केंद्र में नहीं आया वह था अ, युद्ध का मुद्दा। अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन में हस्तक्षेप किया और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश की, उसने यूक्रेन के युद्ध को जन्म दिया। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही चाहते हैं कि युद्ध रहे, युद्ध हो और युद्ध पर बहस न हो। तो इस बार के इलेक्शन में, राष्ट्रपति चुनाव में, दोनों ही पक्षों ने, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने, युद्ध के सवाल को केंद्रीय सवाल नहीं बनाया। और अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि यूक्रेन में भी अमेरिका लड़ रहा है और वो छद्म लड़ाई है अमेरिका की, यूक्रेन की सरकार के आड़ में, नाटो की आड़ में। और यहां पर भी इसराइल के आड़ में अमेरिका ही लड़ रहा है फिलिस्तीनियों के खिलाफ, क्योंकि दोनों ही जगह हथियारों की सप्लाई और दूसरे सामान की सप्लाई में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। एक और चीज है जो कि डिस्कशन में आई ही नहीं, वो ये कि अमेरिका बहुत तेजी से परमाणु युद्ध की तैयारियां कर रहा है, और ये परमाणु युद्ध की तैयारी और परमाणु युद्ध की विभीषिका कभी भी पूरी दुनिया के सिर पर आ सकती है। और अमेरिका जिस गति से तैयारी कर रहा है वो अपने आप में बहुत चिंता की चीज है। अमेरिका ने अपने परमाणु कार्यक्रम को नए सिरे से संयोजित और संवर्धित करने के लिए $1.7 ट्रिलियन आवंटित किया है। बाइडेन की सरकार के जमाने में किया गया। और यही वजह है कि अमेरिका ने पूरे पूरे इलेक्शन में युद्ध का प्रश्न, केंद्रीय प्रश्न, परमाणु युद्ध का खतरा केंद्रीय प्रश्न नहीं बन पाया। तो अब ट्रंप की अगर जीत हुई है तो ट्रंप, सब लोग जानते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के जो फाइनेंसर है वो सारे के सारे शस्त्र उद्योग की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। जो गैर शस्त्र उद्योग की कंपनियां हैं वे सब डेमोक्रेट पार्टी के साथ हैं, और शस्त्र उद्योग की कंपनियां सब रिपब्लिकन पार्टी के साथ। तो परमाणु अस्त्रों का अपग्रेडेशन होगा और फिलिस्तीन और यूक्रेन का युद्ध रहेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए लक्ष्य क्या होगा? हाँ, एक स्थिति में फिलिस्तीन वाला युद्ध बंद हो सकता है कि गाजा को पूरा का पूरा फिलिस्तीनियों से खाली करा के वहां पर इजरायली बसा दिए जाए, फिलिस्तीनी प्रशासन पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, और फिर क्या हमने शांति स्थापित कर दी। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, 19 साल तक वियतनाम में अमेरिका ने लड़ाई लड़ी और वियतनाम की छोटे से देश ने, जनता ने अमेरिका को पछाड़ दिया। अमेरिका को उसने वहां से हटने के लिए मजबूर किया। फिलिस्तीन फिलिस्तीन का भी यही भविष्य है। फिलिस्तीन से इजराइल हटेगा, आज हटे या कल हटे, लेकिन हटेगा। फिलिस्तीन की जनता मुक्त होगी। तो ट्रंप का जो पहला लक्ष्य होगा वो ये होगा, युद्ध और सिर्फ युद्ध। क्योंकि युद्ध उद्योग को चंगा नहीं करेंगे तो वे जो उनके फाइनेंसर है वे कैसे, किसके साथ खड़े होंगे? एक और चीज है जो कि इस बीच में उभर के आई है सामने, जिसको कि कायदे से हिंदी के दर्शकों के साथ में उन्हें शेयर किया जाना चाहिए, वो ये कि जितना भी जो बड़ा उद्योग है, शस्त्र उद्योग खासतौर पर, वो शस्त्र उद्योग मीडिया का भी मालिक है। बड़े पैमाने पर यहूदी लॉबी वो सारी दुनिया में शासन किए हुए हैं। वो अर्थ क्षेत्र से लेके राजनीति तक, शस्त्र उद्योग से लेके सिनेमा उद्योग तक उसका वर्चस्व है।
और ये जो बाइडेन प्रशासन ने अपने 4 साल के शासन में युद्ध यूक्रेन में और फिलिस्तीन में जो तबाही मचाई है, उस तबाही से अमेरिका पीछे तभी हटेगा जब कोई दूसरा देश टारगेट पर ले आया जाए। तो जब युद्ध में अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगी हो, तो सिर्फ एक चीज होगी, अमेरिका में मजदूरों का बड़े पैमाने पर, लोकतंत्र अधिकारों का बड़े पैमाने पर दमन होगा। और ट्रंप ने तो घोषित करके ये अपनी लड़ाई जीती है। ट्रंप के घोषित लक्ष्य हैं। क्या घोषित लक्ष्य है? जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको मैं निकालूंगा। सो पहला जो काम होगा वो ये कि नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर हमले होंगे और मजदूर वर्ग का व्यापक दमन होगा। और जो स्टेट टेरर कहते हैं, स्टेट टेरर क्रिएट किया जाएगा और युद्ध की कल्चर को और बढ़ावा दिया जाएगा। अगर सामान्य भाषा में कहें, ट्रंप का प्रशासन अमेरिकी जनता के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए एक तरह से काली रात की तरह है। अमेरिकी जनता की स्वतंत्रता के लिए ये एक तरह से दुस्वप्न की तरह है आने वाला ट्रंप का प्रशासन। एक अन्य प्रश्न जो कि पूरे के पूरे डिबेट से गायब है, वो ये कि अमेरिका में भयानक गरीबी है। हम जब अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते ही नहीं कि अमेरिका में गरीबी भी है। हम ये बात करते समय अमेरिका जो हमारी फैंटेसी में, हमारे नौजवानों की फैंटेसी में, वे ये बात जानते ही नहीं है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर अपराधीकरण किया जा चुका है समाज का। अमेरिकी जो प्रशासन है, जो कि महान समृद्ध प्रशासन माना जाता है, उस अमेरिकी प्रशासन के ऊपर या अमेरिकी सरकार के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। और ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बुरा समय है। इतना कर्ज पहले कभी भी अमेरिकी प्रशासन पर नहीं रहा है। यही वजह है कि सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं, डॉलर दबाव में। अमेरिकी गरीबी और अमेरिकी कर्ज, ये इलेक्शन में आए ही नहीं। इलेक्शन हो गया, पूरे धूम धड़ाके के साथ हो गया। ये रियल इश्यूज है जिनके बारे में मैंने बात की आपसे। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस, दोनों फेक मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहे। पिछले 15 सालों में तेजी से अमेरिका में गरीबी बढ़ी है, सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी है, और साथ साथ एक चीज और बढ़ी है, वो ये कि अमीरों की संपत्ति में बेशुमार इजाफा हुआ। आज अमेरिका के अमीरों के पास, खरबपतियों के पास में 5.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। खासतौर पर कोरोना के बाद अमेरिका की 90% संपत्ति सिर्फ चंद कारपोरेट घरानों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों के हाथों में है। तो संपत्ति का केंद्रीकरण तो वहां इश्यू ही नहीं है। अब आप सोचिए अमेरिका कितना महान है, वहां कंगाली है, वहां बेशुमार अपराध है, अमेरिकी शासन जो है कर्ज में डूबा हुआ है और कॉर्पोरेट हाउसेस की बल्ले बल्ले हो रही है और आम जनता महंगाई से त्रस्त है।
ये इशू केंद्र में नहीं थे। ट्रंप के भाषणों की जो लैंग्वेज है और ट्रंप ने जो मसले उठाए हैं उसका एक ही तरीका है। जैसा कि हमारे यहां भी है ना, वो ट्रंप के समर्थक नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो खुल के ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं और ट्रंप की को समर्थन दे रहे हैं। और उनके जो छुटभइये हैं वो तो यूट्यूब पर, ट्विटर पर, जिसे एक्स कहते हैं आजकल, वहां पर तो वे खुल के मैं ट्रंप की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे। ट्रंप ने अपने पूरे भाषणों में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह भाषा है सैन्य शासन की और पुलिस शासन की और दमन के शासन की। ट्रंप ने बाकायदा घोषणाएं कर करके कि वो आएंगे तो क्या करेंगे, आएंगे तो क्या करेंगे, ये कहकर उन्होंने पुलिस और सैन्य दमन की जो पद्धति है उसको जनता के बीच में नॉर्मल बना दिया है। अब जो रिपब्लिकन पार्टी का जो नया एजेंडा है वो ये है कि विपक्ष का दमन करो, जो हमारे यहां भी है, और जो बचे उसे विदेशों में युद्ध पे लगाओ। पहले देश में शक्ति लगाओ डेमोक्रेटिक राइट्स का दमन करने में, और दूसरी शक्ति लगाओ विदेशों में युद्ध करने में। जो जमीनी आंदोलन है जिनसे खतरा पैदा हो सकता है उनका दमन करो टारगेटेड ढंग से, आंदोलन मत करने दो। और अमेरिकी समाज का और अमेरिकी जनता का और अमेरिकी शासन का बड़े पैमाने पर सैन्यीकरण करो। ये लक्ष्य है जो ट्रंप जिसकी वकालत करते हुए सत्ता में आए। एक और चीज है जो कि बहुत ही चिंता की चीज है, वो ये कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान कोविड और कोविड का जो साइड इफेक्ट है, कोविड 19 उसका जो साइड इफेक्ट है वो डिस्कशन से गायब था। ये जो मैं आपको मसले बता रहा हूं, ये मसले, बहुत सारे मसले वे हैं जो कि भारत में भी थे, अभी भी हैं। और कोविड 19 के क्राइसिस को लेकर न तो रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने बात की, ना डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने बात की। क्यों? क्योंकि अब तक तकरीबन 12 लाख से अधिक लोग कोविड संबंधित बीमारियों से मारे जा चुके हैं। जब ट्रंप शासन में थे तो उन्हीं के सामने 4 लाख लोग अमेरिकी नागरिक मर चुके थे। और भारत में तो नरेंद्र मोदी जब शासन में थे तो तकरीबन 55 लाख से अधिक लोग मर गए थे। डिस्कशन में नहीं हुआ इस पर, इलेक्शन में बहस नहीं हुई। और ये जब शासन में आए हैं बाइडेन साहब, उनके 4 साल के शासन में तकरीबन 8 लाख लोग कोविड 19 से पैदा हुई जो बीमारियां हैं उनमें मारे गए। तो इस तरह से तकरीबन 12 लाख से अधिक लोग कोविड से मारे गए, लेकिन वह अमेरिकी जनता में डिस्कशन का हिस्सा नहीं बन पाई वो चीज। तो चोर चोर मोसेरे भाई, जनता के प्रति जिन्होंने क्रिमिनल अपराध किए वे दोनों ही इस मामले पर चुप हैं। और यही वजह है कि जो जेन्युइन प्रश्न थे, युद्ध का प्रश्न था, कोविड 19 और उसके इफेक्ट का प्रश्न था, अर्थव्यवस्था का प्रश्न था, ये तमाम जो प्रश्न थे, ये प्रश्न अमेरिकी शासन पर कर्ज का प्रश्न था, गरीबी का, अमेरिकी समाज में बढ़ती हुई गरीबी का और असमानता का प्रश्न था, ये प्रश्न केंद्र में ही नहीं आए। चुनाव खत्म हो गया। मजदूरों पर बड़े पैमाने पर हमले बढ़े, ये प्रश्न केंद्र में ही नहीं आया, किसी ने चिंता ही जाहिर नहीं की। और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो प्रसंग है
वो प्रसंग आसानी से जाने वाला नहीं है। कारण ट्रंप के माइंड सेट को समझने की कोशिश करें आप लोग। ट्रंप अकेले चुनाव नहीं जीता है। ट्रंप के साथ में ईसाई फंडामेंटलिज्म चुनाव जीता है। जैसे हमारे यहां राम राज्य के सहारे मोदी चुनाव जीते थे, वहां ईसाई धर्म के सहारे और ईसाई फंडामेंटलिस्टों के सहारे ट्रंप चुनाव जीते हैं। सो अमेरिकी पॉलिटिक्स में, अमेरिकी डेमोक्रेसी में ईसाई फंडामेंटलिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ईसाई फंडामेंटलिज्म वैसे ही लोकतंत्र विरोधी एक तरह से प्रतिक्रांति है, जैसे कि यहां पर सो कॉल्ड सनातनी संप्रदाय के नाम पर जो बिगुल बजाया हुआ है आरएसएस ने, वो लोकतंत्र के खिलाफ में जिस तरह से यहां पर वो खतरे पैदा कर, लोकतंत्र के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं, ठीक वही चीज वो ट्रंप ने पैदा की है वहां अमेरिका में। ट्रंप ने बहुत साफ कहा कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो मैं 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक लोगों को, मैं जो वहां पर अप्रवासी हैं इनको मैं निकाल दूंगा, और इसके लिए जरूरी होगा तो मैं मार्शल लॉ भी लगाऊंगा। और ये अपने आप में काफी चिंता की बात है, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही इस मामले में मिले हुए, क्योंकि उनका जो फ्रंटल अटैक आना चाहिए इस पर जिस तरह से डेमोक्रेट्स का, वो नहीं आया। साफ साफ ट्रंप ने कहा कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो अब वो आगे, तो वे शासन का नए सिरे से पुनर्गठन करेंगे। डेमोक्रेट्स ने सही चिंता व्यक्त की है कि अब खतरा यह है कि लगातार जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था के टूटने का खतरा है। पहले जो लोग रहे हैं वो वहां के जो कॉर्पोरेट घराने उनके प्रतिनिधि तो रहे हैं, लेकिन निजी तौर पर भी क्रिमिनल हो ऐसा पहला व्यक्ति है ट्रंप, जो कि उनके कॉर्पोरेट हाउसेस का प्रतिनिधि भी है लेकिन निजी तौर पर क्रिमिनल भी है, और वो राष्ट्रपति बन गया है। और ये जो मतलब कॉर्पोरेट घराने और क्रिमिनल्स के बीच की जो साठ गांठ है, ये बहुत ही विजिबल साठ गांठ है जो कि बहुत दिखाई दे रही है। तो राजनीति और अपराधीकरण का जो गठजोड़ जो ट्रंप की आड़ में खड़ा किया गया, ट्रंप की आड़ में जो ईसाई फंडामेंटलिज्म, रिपब्लिकन पार्टी का जो गठजोड़ खड़ा किया गया, वो तो अपने आप में बहुत चिंता की चीज है। और ये साधारण सी चीज डिस्कस किए बिना, यानी धर्म, अपराधीकरण और कॉर्पोरेट हाउस, ये तीन चीजें बहुत ही बुनियादी तौर पर ट्रंप के साथ में काम करती रही हैं। तो जाहिर है कि अब अरबपति लोग जो है, जो क्रिमिनल लोग जो है, वे सारे के सारे, यानी जिनमें एक एलन मास्क है, जेफ बेजोस है, पीटर थियल है, लेरी एलिसन है, ये जो तमाम करोड़पति है जो कि खुल के ट्रंप के लिए काम कर रहे थे, वे अब वो सीधे उनकी दखल वो व्हाइट हाउस में होगी। और एक जो खतरनाक, इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो विकसित हुई है इस पूरे इसमें, कि जो अमेरिका का जो शिक्षित वर्ग है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उसमें मजदूरों के प्रति एक खास किस्म की उदासीनता, श्रमिक वर्ग के प्रति, कामकाजी लोगों के प्रति खास किस्म की उदासीनता, ये फिनोमिना भारत में भी है, कि भारत में भी जो मजदूर वर्ग के प्रति, कामकाजी लोगों के प्रति, शिक्षितों में, मिडिल क्लास के लोगों में, अपर मिडिल क्लास के लोगों में उदासीनता और घृणा, ये एक तरह से केंद्रित होकर ट्रंप के साथ जुड़ गई।
स्वयं कमला हैरिस ने श्रमिक विरोधी जो है बहुत सारे कदम उठाए और भाषण दिए, और वो सीधे सीधे अमीर मतदाताओं को ही एड्रेस करती रही, उन्होंने मजदूरों को कभी एड्रेस नहीं किया। और वो जो लोग युद्ध प्रेमी लोग थे, जो युद्ध के पक्षधर थे, लिज चेनी टाइप, उनको पूरे के पूरे सम्मान के साथ रिपब्लिकन पार्टी ने बढ़ावा दिया, और पूरे चांस है कि वो कहीं ना कहीं रखा जाए। एक और चीज है जो समझने की है, जनता को गाली देने से कुछ नहीं होगा इसमें। कारण क्या है कि जो ऊपर का जो गठजोड़ है वह ओपिनियन मेकर का काम कर रहा है। कॉर्पोरेट मीडिया, कॉर्पोरेट घराने, क्रिमिनल गैंग्स, ये, और ईसाई फंडामेंटलिज्म, ईसाई संप्रदाय के जो लोग हैं वे मिलके ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं, और ये खुल्लम खुल्ला जनसंहार का समर्थन कर रहे हैं, नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का समर्थन कर रहे हैं। एक और चीज है जिसका कि ट्रंप ने फायदा उठाया, कि ये जो तमाम जो युद्ध है, ये युद्ध तो डेमोक्रेटिक प्रशासन में ही हुए ना। तो बाइडेन ने तो कोई कदम नहीं उठाया युद्ध रोकने के लिए, बाइडेन ने तो गरीबी रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो बाइडेन के शासन में ही तो 90% संपत्ति अमेरिका की अरबपतियों के खाते में चली गई। तो अरबपतियों के खिलाफ तो बाइडेन ने कोई काम नहीं किया, डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोई काम नहीं किया। तो वैसी स्थिति में जो सामाजिक असंतोष है, उस सामाजिक असंतोष का फायदा जाहिर है ट्रंप को मिलना था, वो मिला। एक अन्य चीज और आखिरी चीज वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनको बाइडेन की तुलना में कम वोट मिले। और ये अब उसके क्या कारण है, अलग अलग व्याख्या है इसकी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके वोट घटे, बड़े पैमाने पर घटे, और वो सारे वोट ट्रंप को मिले। और पूरे के पूरे इस चुनाव में जो चीज उभर के सामने केंद्र में आई है, जिसे कायदे से डिस्कस किया जाना चाहिए, वो है श्वेत नस्लवाद। श्वेत नस्लवाद, ईसाई फंडामेंटलिज्म और कारपोरेट पूंजी, इन तीन के गठजोड़ ने ट्रंप की विजय को संभव बनाया। जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका में नस्लवाद खत्म हो गया, वो गलतफहमी के शिकार है। जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका में फंडामेंटलिज्म, धार्मिक फंडामेंटलिज्म खत्म हो गया, वो गलतफहमी के शिकार है, क्योंकि ईसाई फंडामेंटलिस्टों ने जम के इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम किया, खुल के काम किया। तो ईसाई फंडामेंटलिज्म, श्वेत नस्लवाद, जिसके आधार पर पूरे के पूरे समाज में बड़ी संख्या में वोटों को मोबिलाइज किया गया, जैसे यहां हिंदू हिंदू करके मोबिलाइजेशन चल रहा है, हिंदू धर्म के नाम पर मोबिलाइजेशन चल रहा है, ठीक वही पैटर्न अमेरिका में भी अप्लाई किया गया। और फेक एनिमी के तौर पर आप प्रवासियों को खोज लिया गया, और तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से अधिक आप्रवासी है, जिनको के वे माइग्रेटेड लोग हैं, जिनको के ट्रंप निकालने का वायदा कर चुके हैं। अगर वो निकाले जाते हैं, इसकी संभावना कम है, अगर वो निकाले जाते हैं, हम तो चाहते हैं कि अमेरिका में सिर्फ अमेरिका के लोग रहे, बाकी लोगों को निकाल दिया जाए। हम देखते हैं अमेरिका कोलैप्स करता है कि नहीं करता। अमेरिका का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। श्वेत जाति में इतनी क्षमता नहीं और इतने लोग नहीं है कि वो अमेरिका को संभाल सके। सारे विश्वविद्यालय तकरीबन बंद हो जाएंगे,
अगर सिर्फ श्वेत जाति के लोगों के ही वहां दाखिले होंगे, सिर्फ अमेरिकी लोगों के ही दाखिले से अगर विश्वविद्यालय चलेंगे, तो तकरीबन 80% से अधिक विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं वो तो तीसरी दुनिया के देशों से आए हुए विद्यार्थी हैं। हम तो चाहते हैं कि ट्रंप ये दुस्साहस करके दिखाएं कि वे सारे गैर अमेरिकियों को अमेरिका से बाहर कर दें। हम देखते हैं कि गूगल कैसे चलता है, हम देखते हैं अमेजन कैसे चलता है, हम देखते हैं फेसबुक कैसे चलता है, हम देखते हैं कि वहां की साइंस की लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल्स कैसे चलते हैं। भाषण देना आसान है और अप्रवासियों को निकालना सबसे मुश्किल काम है। लोगों को उन्मादित करना, गैर जरूरी मसले पर उन्मादित करना, रियल मसलों से ध्यान हटाने की पुरानी टैक्टिक्स रही है फासिस्ट नेताओं की, और उसी टैक्टिक्स का ट्रंप ने इस्तेमाल किया और अपने वोट जुगाड़ किए, और तमाम जितने भी भाषण दिए वो एकदम फेक मसलों पर भाषण दिए। असत्य में ट्रंप अभी भी नरेंद्र मोदी के पिता हैं, नरेंद्र मोदी उनके सामने बौने हैं। झूठ बोलने में ट्रंप का कोई जवाब नहीं, फेक इशू प्रचारित करने में ट्रंप का कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीजें ट्रंप से सीखी थी। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी चीजें रिपब्लिकन पार्टी के ईसाई फंडामेंटलिस्टों के कैंपेन से सीखी थी, जिसको कि उन्होंने 2014 से लेकर अब तक देश में लागू किया। लेकिन नकल तो नकल और असल असल है। तो ट्रंप वोट मोबिलाइजेशन के लिए अमेरिकी अमेरिकी अमेरिकी, हमें सिर्फ अमेरिकी चाहिए, अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों के लिए। ये जो लाइन है, हम चाहते हैं कि ये लाइन लागू कर दी जाए। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये लाइन सिर्फ लागू कर दी जाए, और बाकी हिंदुओं के अलावा जो लोग हैं उन्हें निकाल दिया जाए हिंदुस्तान से। हम देखते हैं हिंदुस्तान में क्या बचता है। हिंदू अपने घर का मैला तो उठाते ही नहीं है, कबाड़ा तो उठाते ही नहीं है। जो हिंदू नहीं है वही उनका कूड़ा कचरा कबाड़ा उठाते हैं। वहां पर भी यही हाल है। जो श्वेत है और जो अश्वेत है उनके बीच में बहुत बड़ा डिवीजन है। बड़े पैमाने पर सेवा क्षेत्र में अश्वेत लोगों का योगदान है और कंट्रीब्यूशन है, और वो छाए हुए हैं। पूरी अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए अगर अश्वेत लोगों को निकाल दिया जाए, गैर अमेरिकी लोगों को निकाल दिया जाए, तो सबको निकाल दो। हम चाहते हैं कि खाली निकालने का काम किया जाए कुछ साल तक लगातार, सबको निकाल दो। अमेरिका में सिर्फ अमेरिकी लोग रहेंगे, यह तय कर दिया जाए, और अमेरिकी लोग सिर्फ अमेरिकी माल खाएंगे, यह तय कर दिया जाए। अमेरिकी लोग बाहर से कुछ नहीं खाएंगे, और बाकी लोग भी एक तय कर लें कि अमेरिका की कोई चीज नहीं खाएंगे। भारत के लोग अगर अमेरिका से निकाले जाते हैं तो कम से कम हिंदू लोगों को, आरएसएस के लोगों को तो ये सौगंध खानी चाहिए कि हम अमेरिका से जो निकाले जा रहे हैं अप्रवासी लोग, जो अवैध नागरिक के नाम पर जो बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं, आरएसएस के लोगों को तो गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि जो निकाले जा रहे हैं लोग उनमें 90% से अधिक हिंदू हैं। आश्चर्य की बात है, हिंदू निकाले जा रहे हैं अमेरिका से, आरएसएस के लोगों को गुस्सा नहीं आता, नरेंद्र मोदी को गुस्सा नहीं आता। क्या हिंदुओं को क्यों निकाल रहे हैं? हम चाहते हैं ईमानदारी से ट्रंप अपने जो घोषित जो लैंग्वेज है और जो भाषण है उनको इंप्लीमेंट करके दिखाएं। हम देखते हैं अमेरिका कोलैप्स करता है कि नहीं करता। अमेरिकी पूंजीपति सिर्फ अमेरिका में पैसा लगाएंगे, बाहर पैसा नहीं लगाएंगे। कमाते दिखाओ अमेरिका से। अमेरिका सिर्फ अमेरिका के लिए है, अमेरिका के पूंजीपति की पूंजी और उसका शोषण सिर्फ अमेरिका के लिए है। अमेरिकी पूंजीपति सारी दुनिया से शोषण करके उन्होंने संपत्ति इकट्ठी की है। सारी दुनिया में शोषण करेंगे वो, और वो कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, चाइना के, लैटिन अमेरिका के तमाम देशों के लोगों को
अपने यहां आने नहीं देंगे। कमाल है। शोषण के लिए जो ये देश बने हैं, लेकिन नौकरी करने आएंगे, पढ़ने आएंगे, ये लोग अमेरिका नहीं आ सकते। अमेरिका सिर्फ अमेरिकन के लिए है। तो अमेरिकन सिर्फ अमेरिकन के लिए है, तो हम तो ये चाहते हैं कि अमेरिका की कंपनियां अमेरिका में कारखाने खोले। क्यों नहीं खोलती वो क्यों चाइना गई? क्यों शोषण के लिए चाइना गई और वहां बड़े पैमाने पर कारखाने खोले मल्टीनेशनल कंपनियों ने? अमेरिका में कंपनियां जानती है कि वहां पर पगार देनी होगी और बहुत सॉलिड पगार देनी होती है, और चाइना में कम पगार पर मजदूर मिलते हैं, इसलिए वो चाइना गई। तो शोषण के लिए चाइना, और जब चाइना के लोग रहना चाहेंगे तब तो चाइना के खिलाफ में अमेरिकी जनता के अंदर विद्वेष भरा जाएगा। ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ अमेरिका में पैसा लगाएं, अमेरिका में लाभ कमाएं, अमेरिका में सामान बेचें, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका सिर्फ अमेरिकन के लिए है। हम चाहते हैं कि आप प्रवासी पॉलिसी को ईमानदारी से पूरा इन टोटो लागू करें, और जो 1 करोड़ से अधिक लोग वहां रह रहे हैं, आप प्रवासी उनको निकाल दें। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। जो ट्रंप ने जो चीज, ये बात मैं इसलिए मैंने इतनी डिटेल्स में गया मैं, कि ट्रंप ने ये जो मसले उठाए, ये फेक मसले थे। ट्रंप के लिए संभव ही नहीं है फिजिकली कभी भी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अनेक इलाके हैं जहां के गैर जो श्वेत जाति के लोग हैं वो 50% से अधिक है। कितने लोगों को निकालोगे तुम? क्या ये संभव है फिजिकली? संभव नहीं है। सो जनता को उन्मादित करना, फेक इश्यूज पर उन्मादित करना, उसे गोलबंद करना, और फिर उसके जरिए वोट हासिल करना, इसके लिए बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से ट्रंप ने प्रोपेगेंडा किया। वो ईसाई फंडामेंटलिज्म का प्रोपेगेंडा है, वो एबॉर्शन वाला प्रोपेगेंडा है, वो और दूसरे, इसलिए ये सारे फेक मसले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये इंप्लीमेंट कर दीजिए कि एबॉर्शन के पूरे लॉ को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। इसके जरिए हुआ यह कि जितने भी रिएक्शनरी एलिमेंट थे, उनको फेमिनिस्टों के खिलाफ में, स्त्री के अधिकारों के खिलाफ में गोलबंद किया गया। एबॉर्शन के राइट्स पर जो हमले किए डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका पर्पज यह था कि किस तरह से रिएक्शनरी फोर्सेस को गोलबंद किया जाए। इसका पर्पज ये नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका में पूरे में वो अपने एंटी एबॉर्शन जो लॉ लागू कर दें। वो अमेरिका में बड़ी लड़ाई से वो कानून बने, और वो जनता निकलेगी सड़कों पर, उस सरकार के भुज भर देगी। लेकिन वो ये कि एंटी फेमिनिस्ट जो कैंपेन को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, रिएक्शनरी फोर्सेस को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, इसको माइंड में रखे बड़े पैमाने पर कैंपेन किया गया, और इसका फल जाहिर है ट्रंप को मिला, और ट्रंप को बहुत ज्यादा वोट मिले, और ट्रंप के अपराधी व्यक्तित्व कृतित्व को एकदम सब लोग भूल गए। उसी तरह जैसे हमारे यहां अनेक माफिया अपराधी जो ऐसे नोटोरियस नेता हैं, जो कि सत्ता नशीन है, नायक है, जिनके अपराधों में हाथ सने हुए फेक इश्यूज अपराधी और अपराधीकरण की प्रवृत्ति को छिपाने के लिए उठाए जाते हैं। फेक इश्यूज इसलिए उठाए जाते हैं कि जिससे कि कारपोरेट लूट पर पर्दादारी की जा सके। जाहिर है कि ट्रंप इसके मास्टर हैं, इस आर्ट के एक तरह से बड़े आर्टिस्ट हैं। हमारे यहां तो नरेंद्र मोदी वो छोटे आर्टिस्ट है, इसलिए वो कहते हैं ये तो हमारा भाई है, ट्रंप से नहीं लड़ाई है। आरएसएस वाले भी यही कह रहे हैं, ट्रंप हमारा भाई है, इससे नहीं लड़ाई है। वो नारा दे रहे हैं, ट्रंप हिंदू भाई भाई, दूजी जात कहां से आई? वाह, कमाल है। ट्रंप के प्रति इतना मोह, एक महाभ्रष्ट महापतित नेता के प्रति इतना आकर्षण,
उसके लिए यज्ञ यज्ञ किए गए, वो वीडियो दिखाए गए, तमाम ट्विटर पर वीडियो अवेलेबल है। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि पतन धार्मिक फंडामेंटलिज्म, चाहे वो हिंदू धार्मिक फंडामेंटलिज्म हो, चाहे वो ईसाई धार्मिक फंडामेंटलिज्म हो, वो सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक पतन का चरमोत्कर्ष है। आप्रवासियों के खिलाफ एजेंडा जो ट्रंप ने डिक्लेयर किया, जिस तरह से हमारे यहां नई नागरिकता कानून का एजेंडा हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ में तरह तरह से अटैक हो रहे हैं, एजेंडा डिक्लेयर किया हुआ है। कहीं मस्जिद पर हमले हो रहे हैं, कहीं लोगों पर हमले हो रहे हैं, कभी कहीं कुछ, कभी कहीं कुछ, एंटी मुस्लिम एकदम कैंपेन सिस्टमेटिकली चल रहा है। किसकी कॉपी कर रहे हैं? अमेरिका की कॉपी भारत में की जा रही है। ईसाई फंडामेंटलिस्टों का एजेंडा बहुत पहले से रहा है, वो अब हिंदू फंडामेंटलिस्टों का भी एजेंडा हो गया है। तो ट्रंप आए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा नई मुसीबत लाए, बड़ी चुनौती है। लोकतांत्रिक ताकतें, अमेरिका की लोकतांत्रिक और वर्किंग क्लास फोर्सेस, वहां के यूथ, उनके सामने बड़ी चुनौती है अपने अधिकारों को बचाने की। ट्रंप तो खेलेंगे, और ट्रंप को अय्याशी से मौका मिलेगा तब न खेलेंगे, लेकिन अय्याशी, युद्ध और कारपोरेट लूट, ट्रंप के तीन बड़े लक्ष्य है जो को उन्हें हासिल करना है। देखना है ट्रंप आगे एक खेल करेंगे, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि पुतिन बहुत आसान बेत है ट्रंप के आने से, और ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना है। आप ये मेरी बात लिख लीजिए। ओबामा को नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए, अब ट्रंप को भी नोबेल प्राइज मिलेगा। महापतित को पहले ओबामा को दिलवाया, इसको भी दिलवाए। तो ट्रंप कम से कम एक काम तो करेगा कि कम से कम इन दो जगह युद्ध बंद करवा के और कहीं तीसरी जगह खोल देंगे, चलता रहेगा, वो अपने इंडस्ट्री चलती रहेगी। पेमेंट तो हो चुके हैं युद्ध के लिए हथियारों, बड़े पैमाने पर। तो ट्रंप का अगला लक्ष्य किसी भी तरह से अब शांति के दूत बनो, जैसे हमारे यहाँ राम के भक्त बने हैं मोदी, सकल कर्म करता के गोसाई वाली बात। अब वो युद्ध में अकंठ डूबा, वो युद्ध की हिमायत करने वाला व्यक्ति, एकदम नस्लवाद का घनघोर प्रचार करने वाला व्यक्ति, उसे अब कोशिश की जाएगी कि उसे शांति दूत की तरह पेश किया जाए। पूरे इलेक्शन भर उसने एक शब्द नहीं बोला फिलिस्तीनियों के पक्ष में, एक शब्द नहीं बोला उसने इजराइल की आलोचना में, एक शब्द नहीं बोला उसने बाइडेन की फिलिस्तीन और यूक्रेन नीति के खिलाफ। अब अगला कदम ट्रंप को महानतम शांति का नेता, जिससे कि वो डिक्टेटर की तरह अपने को स्थापित कर सके, क्योंकि उसका लक्ष्य है अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ना। आप याद कीजिए, ट्रंप ने अपने पहले शासन में आते ही पहला काम यह किया था, ये जो लेटरल एंट्री है ना, जिसको यूपीएससी में नरेंद्र मोदी लेके आए, ये उधार ली गई है ट्रंप से। ट्रंप पहला व्यक्ति था जिसने 720 बड़े अधिकारी सीधे डायरेक्ट लेटरल एंट्री के लिए अपॉइंट किए थे अमेरिका में, और वहीं से प्रेरणा लेके नरेंद्र मोदी जी ने, जिसे कहेंगे, मैं तो खाली वो भरत जी की तरह, राम जी की भरत जी, तो महाराज आपकी खड़ाओं की सेवा करता रहूंगा। तो यहाँ लेटरल एंट्री हमारे यहाँ हुई, सैकड़ों लोग लेटरल एंट्री से सीधे यूपीएससी से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी और दूसरे पदों पर पहुंचा दिए गए। तो ये जो नया फिनोमेना है, इस नए फिनोमेना का लक्ष्य है
पूरे के पूरे लोकतांत्रिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना। अमेरिकी जनता के सामने ये बड़ी चुनौती और समस्या है। अमेरिकी जनता के सामने ये बड़ी चुनौती और समस्या है कि वहां की वर्किंग क्लास, वहां के जो मेहनत कश लोग हैं, वहां के जो साधारण लोग हैं, वहां की जो गरीब जनता है, उसके प्रति मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग में भयानक उदासीनता है, जिसका फायदा ट्रंप ने उठाया है। और इस उदासीनता को पैदा करने में मीडिया ने जघन्य भूमिका अदा की। अमेरिका का मीडिया लोकतांत्रिक मीडिया नहीं है। अमेरिका का मीडिया युद्धवादी मीडिया है और गरीब विरोधी मीडिया है। और इस पूरे के पूरे दोनों लक्षणों का ट्रंप ने अपने लिए बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है। और यही वजह हमारे बहुत सारे लोग अमेरिकी मीडिया की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत साफ कह रहा हूं, अमेरिकी मीडिया मजदूर वर्ग और गरीब वर्ग विरोधी मीडिया है और युद्धवादी मीडिया है। ये हमने इराक के समय देखा, हमने सीरिया के समय देखा, ये हम अभी भी देख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया को लोकतांत्रिक मीडिया नहीं कह सकते। वो कारपोरेट मीडिया और सीधे सीधे हथियार बनाने वाली कंपनियों और कारपोरेट हितों की रक्षा करना, उनको विस्तार देना उसका लक्ष्य है। कारपोरेट हितों की कैसे रक्षा की जाए, इससे अच्छी चीज अमेरिकी मीडिया से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए अमेरिकी मीडिया तो डेमोक्रेटिक मीडिया। नो, अमेरिकी मीडिया डेमोक्रेटिक मीडिया नहीं है। इस चीज को हमारे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो सुधार लें, फिलहाल इतना ही, बाकी चीजें बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।